नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और कब से की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 से। कब से? 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर क्या हुआ? फिर 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी, सारी डेटें आपको याद रखना है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी, ठीक है, चोरा चोरी एक स्थान है और ये जो चोरा चोरी स्थान है ये कहाँ पर है। तो जो चोरा चोरी स्थान है ये है गोरखपुर में, ठीक है। तो चोरा चोरी में एक हिंसक घटना होती है, ठीक है, और इसके कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। चोरा चोरी एक स्थान है, यहीं पर एक घटना होती है और उस घटना को क्या कहा जाता है। तो उस घटना को जो है चोरा चोरी कांड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चोरा चोरी स्थान है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ये गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। देखिए ये जो घटना हुई थी, इस घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ठीक है, पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया और इसको कब वापस लिया गया, क्या घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है। तो इटली का एक द्वीप है, ठीक है, इटली का एक द्वीप है। इटली देश तो आपको याद रखना है, लेकिन किस द्वीप पर ये स्थित है ये भी आपको याद रखना है। तो इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है लिपरी द्वीप, ठीक है, और यहीं पर ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ज्वालामुखी और देश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए नंबर ए पे लिखा है माउंट रेनियर ज्वालामुखी और कह रहा है कि ये अमेरिका में स्थित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। नंबर बी पे लिखा है पेरी क्यूटिन ज्वालामुखी और ये मैक्सिको देश में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर सी पे लिखा है माउंट ताल ज्वालामुखी और ये जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस देश में स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है एटना ज्वालामुखी और ये कह रहा है कि ये फ्रांस में स्थित है, तो ये जो कथन है ये गलत कथन है, ठीक है, और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये जो एटना ज्वालामुखी है ये हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये ज्वालामुखी जो है ये इटली देश में स्थित है। कहाँ पर? ये जो एटना ज्वालामुखी है ये इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो देखिए जो निर्वाचन आयोग है इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर इलेक्शन कमीशन इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि एक तो होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि कुल चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी है, तो निर्वाचन आयोग में कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम चुनाव आयोग भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी को, ठीक है, इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है।
तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 75 का जो 1 है इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और जो अन्य मंत्री रहेंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कुषाण वंश है, ठीक है, जो कुषाण वंश है इसकी राजधानी कौन सी थी। तो कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है, क्या थी? पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो वर्तमान में इसको पेशावर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो जो कुषाण वंश है इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है कुषाण वंश की। तो देखिए जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस जो है ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है। तो देखिए जो WBC होती हैं, ठीक है, जो संयुक्त रक्त कणिकाएं होती हैं, ये संक्रमण से यानी कि इन्फेक्शन से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। कौन? WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, हरा थोथा या फिर इसको हम क्या बोलते हैं। तो ग्रीन विट्रियल बोलते हैं। तो जो हरा थोथा है इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है पेरस सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो ये जो हरा थोथा है ये ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि रक्त के निर्माण में मदद करता है। और इसलिए इसका जो यूज़ है, जो हरा थोथा है, इसका उपयोग जो है ये मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रियल किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो सूत्र है ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ मैप किसको कहा जाता है। तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन लगी हुई हैं कि वो कौन सा पुरस्कार है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो यदि हम बात करें इन ऑप्शन में से तो दो ऐसे सम्मान हैं जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो है व्यास सम्मान और दूसरा है सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती सम्मान की। तो देखिए सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सरस्वती सम्मान जो है ये 8वीं अनुसूची में वर्णित, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और इन 22 भाषाओं में से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए ये जो सरस्वती सम्मान है ये दिया जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये दूसरी कंडीशन को तो फॉलो कर ही नहीं रहा कि हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो व्यास सम्मान है ये हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पर हुई है व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान के कुछ मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको दिला सकते हैं। व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1991 से व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये जो सम्मान है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, 1991 में रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किस धातु को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो टाइटेनियम धातु होती है इसको जो है भविष्य की धातु या फिर मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। जो टाइटेनियम है यह एक हल्की एवं मजबूत धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए जो सहायक संधि है, ठीक है, जो सहायक संधि है ये कौन लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था? तो वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो सूरत अधिवेशन है एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सूरत अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है गरम एवं नरम 2 दलों में विभाजित हो गई थी। और ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने जो है सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हलदंड या फिर हलव क्या था? तो देखिए जो हलदंड है एक प्रकार का कर था। ठीक है, एक प्रकार का कर था जो कि हल पर लगता था और शर्करा एवं नील बनाने वालों पर लगता था। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है गुप्त काल यानी कि गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। और देखिए जो गुप्त वंश है इसका अंतिम शासक भी पूछा जाता है। तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो जो विष्णुगुप्त है। ठीक है, जो विष्णुगुप्त है ये जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची यानी कि कौन करंट लिस्ट का विषय है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, परिवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि। ठीक है, ये जो 3 विषय हैं ये किसके विषय हैं? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची के विषय हैं। जो राज्य सूची होती है इन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती हैं। और जो वन है, ठीक है, जो वन है ये समवर्ती सूची यानी कि कौन करंट लिस्ट का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर कौन करंट लिस्ट की, तो पहले इसमें विषयों की संख्या कितनी थी? तो पहले इसमें 47 विषय थे। लेकिन यदि हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान कंडीशन में इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का है? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है परमाणु ऊर्जा, नंबर बी पे लिखा है विदेशी मामले, नंबर सी पे लिखा है युद्ध और शांति। तो ये जो तीनों विषय हैं ये जो हैं ये संघ सूची के विषय हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विषय संघ सूची के विषय हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर सारी बातें बता देता हूँ। देखिए हमारे भारतीय संविधान की एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां बनाई गई हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। और कौन कौन सी सूचियां बनाई गई हैं? तो एक तो बनाई गई है संघ सूची, दूसरी कौन सी बनाई गई है? दूसरी बनाई गई है राज्य सूची, और तीसरी बनाई गई है समवर्ती सूची। कौन सी? तीसरी बनाई गई है समवर्ती सूची। ठीक है, और देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर संघ सूची की। तो इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, और इसमें पहले विषयों की संख्या कितनी थी? तो इसमें पहले विषयों की संख्या थी 97। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य सूची की। तो इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। पहले इसमें विषयों की संख्या कितनी थी? तो 66 इसमें पहले विषय थे। वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 61 इसमें वर्तमान में विषय हैं। हम बात कर लेते हैं अब समवर्ती सूची की।
तो इसमें केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें पहले विषय कितने थे, 47, और वर्तमान में विषय कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। और देखिए, जब मैं कभी संविधान आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले इसमें इतने विषय थे, फिर ये विषय इसमें कब कन्वर्ट हुए और कौन कौन से विषय जो हैं वो किन किन सूचियों में चले गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन ये डिटेल ही है, इससे ज़्यादा डिटेल बहुत कम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। यही आप डिटेल याद करें कि पहले विषय कितने थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो सभी लोग जानते भी होंगे, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा यानी कि गार्डन टॉम्ब है। तो देखिए, जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा जो है भारत का पहला बाघ मकबरा यानी कि गार्डन टॉम्ब है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। और ये कब बनाया गया था, तो ये 1570 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। स्नेहक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। तो ये काम क्या करते हैं ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, जो स्नेहक होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि घर्षण को कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मशीनों के पार्ट के बीच में एक्चुअल में क्या है कि जो मशीनें होती हैं उसकी दो गतिशील जो सतहें होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, इनके बीच में जो है स्नेहक का यूज़ किया जाता है ताकि घर्षण को कम किया जा सके, ठीक है, घर्षण को कम किया जा सके। और ये जो पार्ट है मशीनों को ये जल्दी खराब ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, जल्दी ना घिसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी। तो भारत में ईवीएम पहली बार प्रयोग की गई थी केरला राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है ईवीएम की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार जो है ये केरल की परूर विधानसभा में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, केरल की एक विधानसभा थी उसका नाम था परूर विधानसभा, ठीक है। और किस सन में, तो 1982 में, ठीक है। 1982 में केरल के परूर विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वो अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और यहाँ पर नंबर बी पे क्या लिखा है, अनुच्छेद 123। तो इसमें क्या होता है, तो अनुच्छेद 123 भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और नंबर सी पे लिखा है अनुच्छेद 143। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट और उनकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, गिब्सन मरुस्थल, और ये कह रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर बी पे लिखा हुआ है सानोरन मरुस्थल, ठीक है, और इसके संबंध में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि यूएसए, ठीक है, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है। तो ये जो सानोरन मरुस्थल है इसका कुछ एरिया यूएसए में है और कुछ एरिया इसका मैक्सिको में है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है दस्त ए लुट मरुस्थल, ये कह रहा है कि ये ईरान में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा हुआ है गोबी मरुस्थल, ये कह रहा है कि ये म्यांमार देश में स्थित है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गोबी मरुस्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो गोबी मरुस्थल है एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, जिसका अधिकांश भाग जो है ये मंगोलिया देश में स्थित है। कहाँ पर, जो गोबी मरुस्थल है इसका अधिकांश भाग जो है ये मंगोलिया देश में स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए आपको बताना है कि ये हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये किस नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर बना हुआ है, यानी कि ये किस राज्य में स्थित है, इसकी हाइट कितनी है, सारे फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि एक बार जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आप लाइफ में कभी नहीं भूलते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के जो है हम डिटेल में क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। पुराने वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।